एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर हम थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले हम ये समझें, ये नोट्स आप फॉलो करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश हिस्ट्री हैज़ अ डिस्टिंक्ट बिगिनिंग। 449 एंग्लो सैक्सन बिगिनिंग है, 1066 एंग्लो सैक्सन एंड है और एंग्लो नॉर्मन बिगिनिंग है। द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066, William the First, Duke of Normandy, got victory, उन्होंने जीत हासिल करी ओवर हैरल्ड जो कि एंग्लो सैक्सन किंग था, उसको डिफीट किया। द एंग्लो सैक्सन किंग, और एग्जैक्ट डेट है आपका 14 अक्टूबर 1066 बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। विलियम वेंट ऑन टू कॉन्कर the whole of England, but not the rest of Britain. इंग्लैंड नामक देश को उन्होंने कॉन्कर किया, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड। ब्रिटेन तो बहुत बड़ा टर्म है, ब्रिटिश आइल्स, इंग्लैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, आयरलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है। सबको नहीं छेड़ा विलियम फर्स्ट ने, केवल इंग्लैंड को कॉन्कर किया। पॉलिटिकली, राजनीतिक स्तर पर विलियम द फर्स्ट एंड हिज सक्सेसर्स, विलियम द फर्स्ट भी और उनके जो बाद में उत्तराधिकारी आएंगे, वर वेरी एबल, योग्य थे, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज्ड, वे भली भांति पहचानते थे, द गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। आपको हैरानी होगी कि विलियम नॉर्मैंडी ने जो शासन के नियम बनाए, हम 21वीं सदी में है, शताब्दी में हैं, आज भी इंग्लैंड में वही फॉलो किया जाता है। सोचो, द गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड गेव दीज इंस्टीट्यूशंस अ पैटर्न। बस हेनरी सेकंड जो वो था ना, जिसने सेंट थॉमस बेकेट को गुस्से में कुछ कह के मरवाया था, उन्होंने लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, विच इज स्टिल विजिबल टुडे। विलियम नॉर्मन का सिस्टम इंग्लैंड में आज भी दिखता है। सोशली, समाज में, ही रिमूव्ड, उन्होंने हटा दिया, मोस्ट ऑफ द एंग्लो सैक्सन रूलिंग क्लास। ऊंचे ऑफिसर्स में उन्होंने एंग्लो सैक्सन लोगों को हटाया, रिप्लेसिंग इट बाय हिज ओन नॉर्मन फ्रेंच फॉलोअर्स। नेचुरल था, पुराने लोगों को हटाकर अपने आदमियों को उन्होंने ऊंचे पदों पर बिठाया है। कल्चरली, जहां तक संस्कृति का सवाल है, दिस इमेंस सोशल चेंज, इतना बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन आया, उसका ये मतलब रहा, meant that England became a 3 language nation for at least 2 centuries. देखिए, 3 भाषाएं चलेंगी। The upper class spoke French, the lower classes spoke English, and Latin was the language for official, business and religious purposes. जैसे हमारे यहाँ संस्कृत रिलीजन के लिए यूज होता है, वैसे इन लोगों के लिए लैटिन। आज भी कोर्ट में कई टर्म्स लैटिन हमारी कंट्री में भी यूज होते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्टली इंग्लिश सिस्टम से लिया गया है, इसलिए, और इंग्लैंड में तो चलता ही है आज भी। अगला, लिटरेचर, द डोम्सडे बुक 1086 AD। कहीं मैंने शायद गलती से कह दिया 1067, उसको हटा दें आप। 1086 AD का टेक्स्ट है द डोम्सडे बुक। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेट सर्वे ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स का मुआयना किया इसने, विलियम नॉर्मन ने। कंप्लीटेड इन 1086 AD,
शुरू कभी भी हुआ होगा, हो सकता है 1067 में ही शुरू हुआ हो, ये चीज़ें टाइम लगती हैं कंप्लीट करने में, बाय द ऑर्डर ऑफ किंग विलियम द फर्स्ट। एक्सक्यूज मी, विलियम द फर्स्ट के ऑर्डर से ये पूरा तैयार किया गया सर्वे था। इट वॉज अ सर्वे ऑफ रूरल एस्टेट्स, ग्रामीण किसके पास कितनी जमीन है, एंड अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहां से कितना प्राप्त हो सकता है। द सर्वे प्रोवाइडेड द किंग विथ इंफॉर्मेशन, सर्वे से राजा को सूचना मिली अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड्स, मैं पैसा कहां कहां से मंगा सकता हूं, विच द किंग कुड यूज वेन एवर ही नीडेड मनी, जब युद्ध के लिए या अन्य किसी काम के लिए पैसा चाहिए हो तो कहां से कितना मंगा सकता हूं। इट इज द ओल्डेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का पब्लिक रिकॉर्ड है, सबके बारे में सूचना है। अगला टेक्स्ट, द हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिये ऑफ जियोफ्रे ऑफ मॉनमथ, किसी शीट में आपको ई लिखा मिलेगा अर्ली इंग्लिश, किसी में ME मिलेगा मिडिल इंग्लिश, इसमें ऊपर शीट के ऊपर ME लिखा है इसलिए मैंने कहा। अप्रॉक्सीमेटली 1137 की रचना है। दिस वर्क प्रोवाइडेड अ माइन, खान की तरह, ऑफ मटेरियल, इसमें ऐसा मटेरियल रहा विच वॉज फ्रूटफुली एम्प्लॉयड, जिसे अच्छी तरह से यूज़ किया गया। मतलब इस टेक्स्ट के अंदर बहुत राजाओं की हिस्ट्री वगैरह आती है जिसके ऊपर, जैसे लियर वगैरह की स्टोरीज बाद में ड्रामा वगैरह बनी। फ्रूटफुली एम्प्लॉयड, सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, सफल तरीके से यूज़ किया गया बाय लेटर पोएट्स एंड ऑथर्स। जॉफ्रे मॉनमथ वॉज अ वेल्शमैन, वेल्स नामक इलाके के थे, एंड ड्रू ऑन, उन्होंने मटेरियल लिया ओल्ड ब्रिटिश ट्रेडिशंस, पुरानी ब्रिटिश परंपराओं से। ही गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इन्वेजन्स, एंग्लो सैक्सन्स के काल के जो आक्रमण है, एंड हिज पेजेस, और उनकी ये हिस्ट्री की किताब के पेजेस आर फिल्ड विथ फिगर्स, उसमें ऐसे लोगों का वर्णन है जिनको बाद के राइटर्स ने यूज़ किया हीरो के रूप में, विच वर टू बिकम फेमस इन इमेजिनेटिव लिटरेचर, कल्पनाशील साहित्य में फिर वे फेमस हो गए। मतलब जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ की किताब में कई ऐसे फिगर्स का वर्णन है, हीरोइक फिगर्स, जिनको बाद के राइटर्स ने यूज़ किया है। हियर जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ के बुक में, हियर वी फर्स्ट हियर द स्टोरीज ऑफ लियर, सिम्बेलाइन एंड गॉर्बोडक। गॉर्बोडक एक बहुत फेमस रचना है। तो लियर की स्टोरी, सिम्बेलाइन की स्टोरी, गॉर्बोडक, ये सब हमें जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ में मिलता है। इसके बाद शेक्सपियर सिम्बेलाइन प्ले लिखेंगे, लियर लिखेंगे, है ना। गॉर्बोडक दूसरे के द्वारा लिखी गई है। वी ऑल्सो गेट द फुल स्टोरी ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ आर्थर। आर्थर का भी रेफरेंस जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ में है। ये हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिये लैटिन नाम है ना। आर्थर वॉज फर्स्ट मेंशन्ड, आर्थर का जिक्र सबसे पहले हुआ
in the work of the historian Nennius. नेनियस नाम के एक हिस्ट्री राइटर हैं, उनके टेक्स्ट में हम आर्थर का नाम सबसे पहले पढ़ते हैं। इंग्लिश टेक्स्ट में ये जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ। इन जॉफ्रेज वर्क आर्थर ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजिशन। वी डू नॉट हियर ऑफ लांसलॉट और ट्रिस्टान एज येट। ये सब आर्थरियन हीरोज हैं, लांसलॉट, ट्रिस्टान, ये हम यहाँ नहीं पढ़ते, ये किसी और के टेक्स्ट में आएंगे। बट आर्थर का रेफरेंस जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ के हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिये में है। बट वी हियर ऑफ उथर पेंड्रागॉन एंड मर्लिन। जादूगर है मर्लिन, जो आर्थर को बचपन में राजमहल से चुराकर जंगल में ले आए और उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। We hear of the treachery of Arthur's nephew Mordred. जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ में वर्णन है कि आर्थर का भतीजा था मॉर्ड्रेड, कैसे उसने उसके साथ धोखा किया। एंड द डिसलॉयल्टी ऑफ गुआनहोमारा, वो गिनेवियर, वो लांसलॉट जो आर्थर का दरबारी है उससे प्यार कर बैठती है। And we have the final bearing of the mortally wounded Arthur. फिर आर्थर घायल हो जाता है और मरने ही वाला है, मरण शैया पर है। ये सारा वर्णन है जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ के टेक्स्ट में। आर्थर इज अ ग्रेट हीरो टू जॉफ्रे। जॉफ्रे के लिए आर्थर बहुत बड़ा हीरो है। हु वॉज आर्थर? King Arthur is a legendary British leader. कहानियों में एक नाम आता है आर्थर, किसी को एक्चुअली नहीं पता थे नहीं थे। Who, according to medieval histories and romances, हो सकता है बहादुर व्यक्ति हो, फिर उसको कल्पना में बहुत बढ़ा दिया है। Led the defense of Britain. इंग्लिश किंग्स में से कोई रहे होंगे, या तो किंग रहा होगा, जैसा भी लीडर रहा होगा, अगेंस्ट सैक्सन इन्वेडर्स इन द लेट 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरीज। 5th एंड 6th सेंचुरीज में शायद इन्होंने बहुत इन्वेजन्स को रोकने का प्रयास किया है। कहीं पढ़ने में आया था कि 6 times इन्होंने रोक ही दिया था। हिज हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस, वास्तव में इतिहास में रहे हैं, ये एक्चुअल पुरुष थे या नहीं पता, इज हाउएवर डिबेटेड एंड डिस्प्यूटेड। इस पर चर्चाएं बहुत है बाय मॉडर्न हिस्टोरियंस, कोई प्रूफ नहीं है। आर्थर इज अ, इसीलिए उनको लेजेंड कहते हैं। आर्थर इज अ सेंट्रल फिगर इन द लेजेंड्स ऑफ ब्रिटेन, जिसका प्रूफ नहीं है या नहीं, लेजेंड्स, तो वो सेंट्रल फिगर हैं। कई टेक्स्ट्स में आते हैं, फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर है ना, कई जगह आपको आर्थर का रेफरेंस मिलेगा। द लेजेंडरी आर्थर डेवलप्ड एज अ फिगर ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। उनको इतना बड़ा कर दिया साहित्यिक कल्पना में कि वो एक इंटरनेशनल फिगर बन गए, लार्जली थ्रू द पॉपुलैरिटी of Geoffrey Monmouth's Historia Regum Britanniae। इस बुक की वजह से आर्थर की कल्पना बहुत बड़े रूप में की गई। इन सम वेल्श टेल्स, वेल्स की कहानियों में आर्थर का राउंड टेबल है, दरबारी है राउंड टेबल के, एक से एक बहादुर, और उन सब की कहानियां रोमांसेस बनी। Arthur appears either as a great warrior defending Britain, वो ब्रिटेन की रक्षा करते हैं, from human and supernatural enemies, तरह तरह के दुश्मनों से बचाव कराते हैं, और एज अ मैजिकल फिगर ऑफ फोकलोर, कई कहानियों में आर्थर एक जादुई पुरुष बनकर आते हैं। आर्थर
appears in Spenser's Fairy Queen as the epitome sakshat roop of magnificence. He represents the British ideal. मतलब सर्वगुण संपन्न, मैग्निफिसेंस का प्रतीक है वो स्पेंसर के फेरी क्वीन में. वर्क्स इन फ्रेंच written in England during this period, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में फ्रेंच में भी कई रचनाएं लिखी गई. ऑल्सो क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज आ ही चुका था ना. ऑल्सो इंक्लूड अ नंबर ऑफ रोमांसेस, वर्स, स्टोरीज, कविताओं के रूप में कहानियां, रिटन प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, जो केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई. There were also some shorter verse narratives, छोटी छोटी कहानियाँ, ब्रेटन ले, generally based on folklore, ग्रामीण कहानी किस्सों पर आधारित, and often dealing with the supernatural, परी, चुड़ैल वगैरह, to which the name Breton lies, later on known as ले. मारी डी फ्रांस है ना, जुड़ेगी इस ले से. has been given, तो ब्रेटन ले, इससे प्रभावित होकर मारी डी फ्रांस ने लिखा है, द लाई इज ऑफ सेल्टिक ओरिजिन. सेल्ट्स की कहानियां हैं लाई. and seems to have been derived, लिया गया है लाई, both from Welsh and Breton sources, ब्रिटेन से भी और वेल्स से भी, दोनों जगहों से लिया गया है. The best known author of lies was मारी डी फ्रांस. इसको अंडरलाइन करके रख लो, याद रख लो लिटरेचर वाले एलिमेंट्स को. who was born in France and wrote in England, हेनरी II के काल में थी, and dedicated her lies to King Henry II. उसने डेडिकेशन में कि मैंने आपको समर्पित किया. और हेनरी II का जीवन काल था 1154 to 1189. अगली रचना ऑर्म्स वर्क ऑर्म्यूलम was written around the year 1200, जिसमें स्पेलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं. He was connected with the church and it was his intention, उनका इरादा ये था, to translate into English words, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते थे चर्च में जो प्रवचन थे, द गॉस्पेल्स दैट वर रेड इन द मैस. मैस प्रार्थना सभा चर्च में, ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल की प्रार्थना सभाओं को वो ट्रांसलेट करना चाहते थे. ऑर्म, अपने टेक्स्ट ऑर्म्यूलम में. द ऑर्म्यूलम इज अ 10,000 लाइन एक्सटेंट पोएम. ऑर्म्यूलम 10,000 लाइन्स लगभग की है. लायमॉन का ब्रूट 30,000 लाइन्स की पोएम है, 1205. द ऑर्म्यूलम इज अ 10,000 लाइन एक्सटेंट पोएम, अवेलेबल है. अ नोटेबल थिंग अबाउट द ऑर्म्यूलम इज ऑर्म्स स्पेलिंग. ऑर्म ने स्पेलिंग के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, which is original and completely based on phonetics. phonetics पर पूरी तरह से आधारित है. छोटा साउंड तो डबल कॉन्सोनेंट, बड़ा वावल साउंड तो सिंगल कॉन्सोनेंट. It has a double consonant after every short vowel. Hitting, short vowel I, E, double T. Hiding,
long vowel sound I, diphthong, single D, single consonant. The cursor Mandi, टेक्स्ट का नाम है, is an enormous poem, लंबी सी कविता है, of about 30,000 lines, 30,000 lines है इसमें, which deals with all the important incidents of both Old and New Testament. जो बाइबल का ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट है, इससे रिलेटेड है कर्सर मंडी. सारी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, एंड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ मॉरल एंड रिलीजियस टॉपिक्स. कई नैतिक विषय, कई धार्मिक विषय कर्सर मंडी में हैं. द पोएम डेट्स फ्रॉम, तारीख क्या है, 1200 एंड समथिंग, टुवर्ड्स द एंड, 13वीं शताब्दी, 1200 से लेकर 1299 तक है, टुवर्ड्स द एंड पीरियड में है 13th सेंचुरी के. फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 13th सेंचुरी, 1275 से 1299 के बीच की है ये कर्सर मंडी. द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, कपलेट का मतलब दोहा, एक लाइन में 8 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मात्राएं, ऑक्टो सिलेबिक, कपलेट का मतलब दोहा, प्रत्येक लाइन में 8 मात्राएं, ऊपर की लाइन में 8 मात्रा, नीचे की लाइन में 8 मात्रा. इंग्लिश पीपल ने फ्रेंच से सीखा, विच द इंग्लिश लर्न फ्रॉम द फ्रेंच, is found in a variety of works, कई रचनाओं में पाई जाती हैं. One of the earliest appearances of the octosyllabic couplet in English is the owl and the nightingale. दोनों birds अपनी अपनी तुलनात्मक लाइफ की खूबियों की चर्चा करते हैं. इसमें ऑक्टोसिलेबिक ये कपलेट यूज हुआ है, एंड चौसर ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स बहुत यूज किया अपनी पोइट्री में. आप चौसर करते वक्त देखेंगे. रिटन प्रोबेबली अराउंड 1200. द फर्स्ट एग्जाम्पल इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहला उदाहरण है, ऑफ द डिबेट, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है डिबेट, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है DEBAT, जिससे इंग्लिश वर्ड DEBATE निकला है. द कॉन्टेस्ट इन वर्ड्स, बहसबाजी बिटवीन 2 और मोर स्पीकर्स, 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जो चर्चा करते हैं विवाद के रूप में. द वर्स डिबेट हैड बिकम अ लिटररी कन्वेंशन, जैसे ड्रीम विजन एक स्टाइल है, वैसे वर्स डिबेट एक स्टाइल है मिडिल इंग्लिश का, इन बोथ लैटिन एंड फ्रेंच. वर्स डिबेट, ड्रीम विजन, दोनों मिडिल इंग्लिश का एक पैटर्न है, दोनों यूज होते हैं. इन द आउल एंड द नाइटिंगेल, द 2 birds stand for 2 different ways of life, 2 जीवन शैली के प्रतीक हैं. द मोनास्टिक, धार्मिक, एंड द सेक्युलर, आम हम जैसे गृहस्थ पुरुष. और या तो इन दोनों के बीच का विवाद है, क्लियर नहीं है विवाद किसका है. और फॉर 2 kinds of poetry, धार्मिक पोइट्री, डाइडैक्टिक, एंड द एमोरस, प्रेम कविताएं, 2 चीजों के बीच का तुलनात्मक वर्णन है. द नाइटिंगेल इज द मोर सिंपैथेटिक कैरेक्टर टू मॉडर्न रीडर्स. हम लोगों को शायद नाइटिंगेल ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट दो द कॉन्फ्लिक्ट इज अनरिजॉल्व्ड बाय द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड तक भी ये नहीं पता कि कौन एक्चुअली राइट है. राइट रॉन्ग वाली बात नहीं है, इसने अपना वर्णन किया, उसने अपना वर्णन किया है, रीडर का चॉइस है, हमें क्या अच्छा लगता है.
The owl would appear to have won on points. कई मुद्दों पर owl जीत जाता है, ये इंडिविजुअल पाठक के ऊपर है. Layamon's Brute 1205 is the metrical history of England. कविता के रूप में इंग्लैंड का इतिहास है. Based on, याद रखिए, लायमॉन का ब्रूट आधारित है वेस एक राइटर का नाम है, रोमन डी ब्रूट, रिटन इन द लेट 12th सेंचुरी. पर हमें तो लायमॉन्स ब्रूट याद रखना है. वो वेस की रोमन डी ब्रूट कोई लैटिन रचना है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा है, उसी पर आधारित है. ये लायमॉन का ब्रूट, लायमॉन राइटर का नाम है. रिटन इन द लेट 12th सेंचुरी. वो जो वेस की रचना है वो 12th सेंचुरी है और वेरी अर्ली 13th सेंचुरी है. सॉरी, ये इनका है. लायमॉन का ब्रूट 1205 है, अर्ली 13th सेंचुरी, और वेस का इससे अर्ली है. वो हो सकता है लेट 12th सेंचुरी हो और हो सकता है वेरी अर्ली, क्योंकि 1205 में ब्रूट का लिख गया तो हो सकता है उसके जस्ट कुछ 3-4 साल पहले आया हो, ये संभावना है. ही यूजेस एलिटरेशन एंड नो राइम. एलिटरेशन है बट तुकबंदी नहीं है लायमॉन में. अ ग्रुप ऑफ एलिटरेटिव पोएम्स सडनली अपीयर इन द 14th सेंचुरी. एलिटरेशन बहुत पॉपुलर हो जाएगा 14th सेंचुरी में. आपको याद रखना है सीक्वेंस में, लिटोटस, केनिंग्स, एलिटरेशन एंग्लो सैक्सन. अब एंग्लो नॉर्मन में और भी चीज़ें आ रही हैं, ड्रीम विजन आ रहा है ना. और फिर अब आप ड्रीम विजन के बाद आप नेक्स्ट डिबेट, वर्स डिबेट पे आ गए. एलिटरेशन तो अभी भी चलेगा जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आएगा. A group of alliterative poems suddenly appear in the 14th century. These include romances, religious poems, satirical and allegorical poems. व्यंग्य रचनाएं हैं. Allegorical नाम किसी का लिया जा रहा है, बात किसी और की जा रही है. 2 स्तर पर चलने वाली कहानियाँ एलेगरी कहलाती हैं. लिटरेचर में बहुत आगे बहुत पढ़ेंगे हम एलेगरी. इन द लास्ट ग्रुप, एलेगरी वाले ग्रुप में पियर्स द प्लोमन है. खेत है, खेत कहाँ है, एक्चुअली दुनिया है. टावर कहाँ है, एक्चुअली स्वर्ग है. खाई कहाँ है, एक्चुअली नरक है. 2 स्तर पर चलने वाली पोएम. इज द वेल नोन पियर्स द प्लोमन, which will be discussed later under literature of the Middle Ages. कहीं ना कहीं पढ़ने में आएगा. Among the romances is the remarkable Sir Gawain and the Green Knight, one of the most brilliant of all English allegorical tales of adventure. ये एक एलेगोरिकल कहानी है, बहादुरी की कहानी है. इट इज रिटन इन एलिटरेटिव ब्लैंक वर्स, ये याद रखें. सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट इंपॉर्टेंट रचना है. एलिटरेशन में है, ब्लैंक वर्स में है. ईच पैराग्राफ ऑफ विच कंक्लूड्स विथ 4 शॉर्ट लाइन्स. हर पैराग्राफ के बाद 4 छोटी लाइंस हैं जो ऑल्टरनेटली राइम करती हैं. पहली लाइन 3rd लाइन से राइम करेगी, 2nd लाइन 4th लाइन से राइम करेगी. इस तरीके से लिखी हुई रचना है ये सर गवायन. ये चैनल पे कंप्लीटली इंग्लिश में स्टोरी है अवेलेबल. अमंग द रिलीजियस पोएम्स ऑफ एलिटरेटिव स्टाइल, धार्मिक कविताओं में 3 कविताएं हैं. आर 3 पोएम्स विच आर फाउंड इन द सेम मैन्युस्क्रिप्ट एज सर गवायन. सर गवायन
जिस मैन्यूस्क्रिप्ट में है, जिस कलेक्शन में है, उसमें 3 और पोएम्स हैं. द 3 पोएम्स आर पेशेंस, प्योरिटी एंड पर्ल. ये 3 हैं. पेशेंस इज अ होमिली, वर्णन है ऑन द वर्च्यूज ऑफ पेशेंस. एंड पर्ल इज एन एलेजी ऑन द पोएट्स डेड डॉटर. ऐसा हम अनुमान लगाते हैं उस लाइन्स के कि 2 साल से भी कम रही वो मेरे पास. द सर्वाइविंग इंग्लिश रोमांसेस. ये पर्ल का वर्णन मैंने किसी और वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में किया है, अप टू चौसर वाले वीडियो में. द सर्वाइविंग इंग्लिश रोमांसेस आर द एलिटरेटिव मॉर्टे आर्थर, डेथ ऑफ आर्थर, जो वहाँ से जॉफ्रे ऑफ मॉनमथ के टेक्स्ट से प्रेरित होकर द रोमांस एंटाइटल्ड ल मॉर्ट आर्थर, which deals with the maid of Ascalot. Ascalot नामक प्रदेश, वहाँ की कन्या. The discovery of the love of Lancelot and Guinevere. आर्थर की पत्नी गिनेवियर और लांसलॉट का उससे लव अफेयर. फिर लड़ाई, द कॉम्बैट, लड़ाई बिटवीन लांसलॉट एंड आर्थर एंड द पासिंग अवे ऑफ आर्थर. और फिर आर्थर का मर जाना. एंड सर गवायन एंड द ग्रीन नाइट बहुत फेमस टेक्स्ट है. द मॉर्टे आर्थर, डेथ ऑफ आर्थर, डील्स विद द होल स्टोरी ऑफ आर्थर्स लाइफ. आर्थर की पूरी लाइफ का वर्णन है. द रोमांस आर्थर एंड मर्लिन किससे संबंध रखते हैं? आर्थर की शुरुआती लाइफ. कंसर्न आर्थर्स यूथ विच इज इन्वॉल्व्ड विद द कैरेक्टर ऑफ मर्लिन. मर्लिन नाम का जादूगर जो उन्हें उठाकर ले आया था, फिर उसने क्या किया. सर गवायन एंड द ग्रीन नाइट डील्स विथ गवायन, जो एक असली हीरो है, हु इज द ट्रू हीरो ऑफ द मिडिल इंग्लिश आर्थरियन रोमांस. मिडिल इंग्लिश पीरियड का सच्चा हीरो है ये सर गवायन. सम ऑफ द रोमांसेस, ये सब रोमांटिक कहानियां हैं. रोमांटिक मतलब बहादुरी भी आएगी इसमें. सम ऑफ द रोमांसेस डील विथ लांसलॉट, हु इज अ वेरी पॉपुलर फिगर इन फ्रेंच रोमांसेस. फ्रेंच रोमांसेस में लांसलॉट आते हैं, फिर आर्थरियन रोमांसेस में भी लांसलॉट आते हैं. लांसलॉट इज द हीरो ऑफ द एडमिरेबल लेट 14th century English romance Le Morte Arthur. Le Morte Arthur के भी ये हीरो हैं. There are romances, ऐसी भी कहानियां हैं which deal with the holy grail. जैसे हमारे यहाँ शिवलिंग है, नीचे का पार्ट योनि है, ऊपर का उठा हुआ पार्ट लिंग है. हमारे लिए एक धार्मिक सिंबल भी है, कल्चरल सिंबल भी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का प्रतीक है. जब तक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज साथ नहीं आते तब तक क्रिएशन नहीं हो पाता, इस बात का प्रतीक है. वैसे वेस्टर्न कल्चर में कप फीमेल का सिंबल है, लैंस भाला मेल का सिंबल है, और ये दोनों मिलकर होली ग्रेल कहलाते थे. तो देर आर रोमांसेस विच डील विद द होली ग्रेल, हमारे शिवलिंग की तरह. एन एस्पेक्ट ऑफ द आर्थर स्टोरी, आर्थर की कहानियों में होली ग्रेल बहुत आता है. होली ग्रेल पवित्र सिंबल है. जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनको गोदा गया था भाले के साथ, और उनका खून एक कप में इकट्ठा किया गया था, और क्राइस्ट ने कहा था कि मेरे खून से मैं सारे मानव जाति के पाप को धोकर जा रहा हूँ. तो वो कप और
लैंस को एक चर्च में संभाल के रखा था, पवित्रता के प्रतीक थे, पर संसार में पाप इतना बढ़ गया कि वो दोनों गायब हो गए, कप एंड लैंस। तो अब आर्थरियन रोमांस में सारे हीरोज एक एक करके उस कप एंड लैंस को ढूंढने जाएंगे। अल्टीमेटली कौन उसको ढूंढ कर लाता है, वेस्टलैंड में इसका बड़ा वर्णन है। इन दिस कनेक्शन द पर्सिवल लेजेंड में बी नोटेड, क्योंकि पर्सिवल ढूंढ कर ले आए थे, अ पॉपुलर एंड वाइड स्प्रेड फोक टेल, ये एक जाना माना स्टोरी है, विच बिकेम अटैच्ड टू द आर्थर स्टोरी इन द 12th century। ये भी आर्थरियन रोमांसेस में जुड़ गया। द फ्रेंच रोमांसर्स, फ्रांस में रोमांस लिखने वाले लोग, डेवलप्ड हिम फ्रॉम अ टाइप ऑफ द सिंपल इनोसेंट टू द आइडियल एंड परफेक्ट नाइट। पर्सिवल को फ्रेंच रोमांसेस में सिंपल इनोसेंट नाइट से लेकर एक आदर्श परफेक्ट नाइट फ्रेंच रोमांसर्स ने डेवलप किया। एक साधारण सिंपल इनोसेंट युवक कैसे सेल्फ कंट्रोल, अपने सेक्सुअल बिहेवियर्स पर कंट्रोल, ऐसे करते करते वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि अल्टीमेटली वो होली ग्रेल को ढूंढ कर ले आता है। क्योंकि होली ग्रेल जब गायब हुआ तो उसको वापस ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी वो ही नाइट अपने ऊपर ले सकता था जो सेक्सुअली प्योर हो, मतलब मर्यादा पूर्ण आचरण सेक्सुअल मैटर्स में करता हो। क्योंकि होली ग्रेल गायब इसलिए हुआ कि संसार में बहुत सारी गलत सलत हरकतें और गलत सलत एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर्स लोग करने लगे थे। इसलिए कंडीशन ये थी कि जो पवित्रता के साथ आचरण करे, मर्यादा पूर्ण आचरण कर सके, वही जाकर उसको ढूंढ कर ला पाएगा। तो पर्सिवल एक ऐसा नाइट था और फ्रेंच रोमांसेस में उसे एक सिंपल इनोसेंट नाइट से लेकर एक परफेक्ट आइडियल और मर्यादा पूर्ण आचरण करने वाला नाइट, इस तरीके से उसको डेवलप किया है। हु इवेंचुअली, अंततः, अटेन्स द ग्रेल, ग्रेल को प्राप्त कर लेता है, ढूंढ कर ले आता है। इट इज दिस पर्सिवल हु इज वॉगनर्स पार्सिफल। वॉगनर म्यूजिक कंपोजर हैं, उनका म्यूजिकल पीस है पार्सिफल के ऊपर, ये यही पर्सिवल ही है। फाइनली देयर इज द स्टोरी ऑफ ट्रिस्ट्रैम और ट्रिस्टान, विच इन लेटर टाइम्स, जैसे अपन लोगों के यहाँ हीर रांझा, ढोला मारू, वैसे ट्रिस्ट्रान एंड इजोल्डे इन लोगों का रोमांस है। तो इसी कैरेक्टर के ऊपर, विच इन लेटर टाइम्स बिकेम परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द आर्थरियन स्टोरीज। जैसे हमारा हीर रांझा, ढोला मारू, वैसे इनका ट्रिस्ट्रान एंड इजोल्डे। द लव ऑफ ट्रिस्ट्रान एंड इजौडे, एक्चुअली इजोल्डे, कई इसके वेरिएशंस हैं नाम के, स्पेलिंग्स में भी वेरिएशंस है अलग अलग जगह। इज ओल्डर इन ओरिजिन, ये ज़्यादा पुरानी कहानी है लांसलॉट और गिनेवियर के कहानी से। गिनेवियर आर्थर की वाइफ थी। इज ओल्डर इन ओरिजिन देन दैट ऑफ लांसलॉट एंड गिनेवियर, इससे पुरानी कहानी है ट्रिस्ट्रान एंड इजोल्डे की। सर गवायन एंड द ग्रीन नाइट
इसमें 2530 लाइन्स है, is one of 4 notable poems, स्टोरी है पोएम के रूप में, written in the North Midland dialect in the late 14th century. मतलब 1350 के बाद की लिखी गई स्टोरी है, पर राइटर कौन है किसी को नहीं पता. The other 3 are Patience, Purity and Pearl. अब सर गवायन की स्टोरी क्या है वो हम इसमें देखें. सर गवायन एंड द ग्रीन नाइट ओपन्स, कहानी शुरू होती है एक दरबार में, with the appearance of the strange and menacing, खतरनाक दिखने वाला ग्रीन नाइट at Arthur's court. किंग आर्थर के दरबार में ये सर गवायन और ग्रीन नाइट, ये जो है इस स्टोरी में आर्थर के दरबार में ये आ जाता है, ग्रीन नाइट आ जाता है. अभी सर गवायन का रोल नहीं है. सर गवायन आर्थर के दरबारियों में से एक है. सर गवायन आर्थर के दरबारियों में से एक है. दरबार चालू है और इतने में ये खतरनाक दिखने वाला ग्रीन नाइट एंट्री देता है. menacing green knight at Arthur's court, the green knight asks for a volunteer. ग्रीन नाइट चैलेंज करता है, आर्थर से कहता है तुम्हारे दरबारियों में से एक आदमी को आगे भेजो जो वॉलंटियर करे कि चलो मैं आता हूं. फ्रॉम अमंग द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, आपके राउंड टेबल के दरबारियों में से एक को आगे भेजो, मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं. आर्थर पूछता है क्या चैलेंज है. तो ही टेल्स द वॉलंटियर टू स्ट्राइक हिम अ ब्लो विथ अ हैवी एक्स. कहता है जो भी दरबारी सामने आएगा वो मुझे कुल्हाड़ी से मारेगा, मैं खुद वो कुल्हाड़ी दूंगा. दैट ही हिमसेल्फ गिव्स द वॉलंटियर, जो भी दरबारी आएगा मैं उसको कुल्हाड़ी दूंगा, वो मुझे कुल्हाड़ी से मारेगा, पर शर्त ये है ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि 1 साल बाद, दैट अ ईयर एंड अ डे लेटर, 1 साल और 1 दिन के बाद वो जो वॉलंटियर है उसको मेरे पास आना पड़ेगा. द नाइट, जो भी वॉलंटियर बन के दरबारी या नाइट सामने आता है आर्थर के कोर्ट में से, वो उस व्यक्ति को चलकर मेरे पास आना पड़ेगा. द नाइट वुड कम 1 साल 1 दिन बाद एंड रिसीव अ सिमिलर ब्लो फ्रॉम हिम, फिर मैं उसको उसी तरीके से मारूंगा. अब सवाल ये उठता है कि जब कुल्हाड़ी से कोई किसी को मारेगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा, फिर कहीं आने जाने का सवाल ही क्या. पर ग्रीन नाइट ने चैलेंज दिया. बहादुरी का ज़माना था, वीरता का ज़माना था, साहस दिखाने का ज़माना था, और इसलिए आर्थर के दरबारियों से कहता है कि कोई हो तो आओ सामने. जो वॉलंटियर आएगा, यानी जो नाइट दरबारी आएगा, उसको ये जो है ग्रीन नाइट कुल्हाड़ी देगा, वो मारेगा इसको ग्रीन नाइट को, और फिर 1 साल और 1 दिन के बाद जो भी कुल्हाड़ी मार रहा है, वो दरबारी, वो नाइट, वो वॉलंटियर चलकर ग्रीन नाइट के पास जाएगा, फिर ग्रीन नाइट उसको कुल्हाड़ी से वैसे ही मारेगा. तो क्या कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है? द नाइट्स ऑफ आर्थर्स कोर्ट आर अमेज्ड कि अरे ये कैसी बात है, और सब चुप हो जाते हैं, एंड फॉल साइलेंट. एंड आर्थर हिमसेल्फ इज ड्रिवन टू वॉलंटियर.
अगर सारे मना कर देंगे दरबारी तो आर्थर की मजबूरी हो जाएगी कि उसको आना पड़ेगा। ये बहादुरी का काल है, मेरे दरबारी नहीं कर पा रहे, जो मुझे करना पड़ जाएगा। तो वो मजबूर हो जाता है, ड्रिवन टू वॉलंटियर। हाउएवर, फिर भी सर गवायन, हु इज अ मॉडल ऑफ कर्टसी, आर्थर के दरबारियों में एक सर गवायन भी हैं जो बहुत ही पोलाइट और कर्टियस हैं। नोबिलिटी एंड करेज, उनमें बड़प्पन है, उनमें साहस है। स्टेप्स इन, आगे बढ़ते हैं। एंड गिव्स द ब्लो, खुद वॉलंटियर बन के और ग्रीन नाइट को मारते हैं। ही स्ट्राइक्स ऑफ द ग्रीन नाइट्स हेड, उसका सिर काट देते हैं, ग्रीन नाइट का सिर काट देते हैं। द नाइट सिंपली, गर्दन कट गई, और ग्रीन नाइट क्या करता है, अपना सिर उठाता है, हाथ में दबाता है। द नाइट सिंपली पिक्स हिज हेड अप, घोड़े पे सवार होकर निकल जाता है। एंड राइड्स ऑफ, चला जाता है। टेलिंग गवायन टू कीप हिज बार्गेन, याद रखना तुम्हें 1 साल 1 दिन बाद आना है मेरे पास। एंड कहाँ आना पड़ेगा? एंड अपियर एट द ग्रीन चैपल, हरे गिरजा घर में आना है तुम्हें 1 साल 1 दिन बाद। अ ईयर एंड अ डे लेटर टू सफर अ सिमिलर ब्लो, फिर मैं तुम्हें इसी तरह से मारूंगा। अ ईयर पासिस, 1 साल बीत जाता है। सीजन्स पास, मौसम बदलते रहते हैं। एंड इन द न्यू ईयर, नए साल पर, सर गवायन सेट्स आउट इन सर्च ऑफ द ग्रीन चैपल। सर गवायन उस ग्रीन चैपल को ढूंढने जाते, उनको पता ही नहीं है कहाँ है, उन्हें ये नहीं पता मुझे करना क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि वो मुझे मारेगा तो मेरा क्या हाल होगा, उन्हें कुछ नहीं पता, बस जबान है, वचन है, इसलिए जाते हैं। ऑन द वे ही सीक्स शेल्टर एट अ कासल, रास्ते में वो एक कासल, बड़ा सा हवेली, किला वैसा, वहाँ रुकते हैं। एंड इज हैंडसमली एंटरटेन्ड बाय द लॉर्ड एंड द लेडी ऑफ द कासल, उस कासल के लॉर्ड और उनकी पत्नी लेडी इनका बहुत सम्मान करते हैं और अपने पास रोकते हैं। ईच मॉर्निंग द लॉर्ड गोज ऑफ टू हंट, ये लॉर्ड ही ग्रीन नाइट है, ये लॉर्ड ही ग्रीन नाइट है, वो शिकार पे चला जाता है। सर गवायन एंड द लॉर्ड हैव एन अंडरस्टैंडिंग, उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने एक अग्रीमेंट कर रखा है। दैट एट द एंड ऑफ ईच डे, कि रोज दिन के अंत में मैं शिकार विकार करके शाम को आऊंगा। दे विल गिव ईच अदर वॉट एवर दे हैव गेन्ड ड्यूरिंग द डे, दिन भर में तुम्हें जो मिला गवायन तुम मुझे दोगे, और लॉर्ड जो अभी अपनी पहचान नहीं बता रहा कि मैं ही ग्रीन नाइट हूं, लॉर्ड कहता है मुझे जो मिलेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तो वो शिकार करके जो जीत कर आता है वो गवायन को देगा, गवायन को दिन भर में जो भी मिला है वो ग्रीन नाइट को देगा। द लेडी ऑफ द कासल, वो जो लॉर्ड की वाइफ है, wants सर गवायन टू मेक लव टू हर, वो चाहती है कि इसका मेरे से एक फिजिकल रिलेशनशिप हो। बट सर गवायन फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रिपल्स हर, बड़ी अट्रैक्टिव है। सर गवायन कुछ गलत हरकत करना नहीं चाहते, क्योंकि वो मेहमान बन के इस हवेली में आए हैं, तो वो गलत नहीं करना चाहते लॉर्ड के साथ, वो भी तो मान सम्मान के, हीरो के मान सम्मान के खिलाफ वाली बात है। बट वो है इतनी सुंदर कि पूरी तरह से उसको इग्नोर भी नहीं कर पाते, तो बहुत उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं, वो पीछे पड़ी रहती है। हाउ एवर ही अलाउज हर टू किस हिम,
तो लेडी से सर गवाइन ने क्या रिसीव किया? किसेस। एट द एंड ऑफ द डे द लॉर्ड ऑफ द कासल, दिन बीत जाता है, लॉर्ड ऑफ द कासल आते हैं, गिव्स गवायन द एनिमल्स ही हैज किल्ड इन द हंट, शिकार खेल कर जिन जानवरों को उन्होंने मारा है वो सर गवाइन को दे देते हैं। एंड गवाइन गिव्स द लॉर्ड द किसेस, गवाइन किसेस देते हैं। बट ऑन द लास्ट डे, 3 दिन तक रुके ना, आखिरी दिन, ऑन द लास्ट डे द लेडी प्रेसेस गवाइन, जोर देती है गवाइन को, टू एक्सेप्ट अ मोमेंटो ऑफ हर, मुझसे एक मोमेंटो गिफ्ट स्वीकार करो। एंड शी गिव्स हिम अ ग्रीन गर्डल, उसको एक हरे रंग का बेल्ट देती है, कहती है ये पहन लोगे तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। शी गिव्स हिम अ ग्रीन गर्डल, बेल्ट देती है, विच शी सेज, और वो लेडी कहती है, विल मेक हिम इनविंसिबल, अजेय, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, एंड इनवल्नरेबल, तुम्हें कोई चोट भी नहीं दे पाएगा, इनवल्नरेबल हो जाओगे इन हिज एनकाउंटर विद द ग्रीन नाइट, तुम्हें ग्रीन नाइट से लड़ने जाना है ना, तो तुम इस बेल्ट को, ग्रीन बेल्ट को पहनो, तो ना तो वो तुम्हें मार पाएगा ना तुम्हें चोट पहुंचा पाएगा। इन द इवनिंग गवाइन, अग्रीमेंट है ना, जो तुमने पाया मुझे दो और जो मैंने पाया तुम्हें दो, ये नहीं देगा गर्डल। इन द इवनिंग गवाइन डज नॉट टेल द लॉर्ड अबाउट दिस गर्डल, नहीं बताता। गवाइन लीव्स द कासल, किले को छोड़कर चला जाता है, टू फाइंड द ग्रीन चैपल, ढूंढ लेता है ग्रीन चैपल को, विच टर्न्स आउट टू बी अ ग्रासी माउंड नियर बाय, पास ही घास फूस से भरा हुआ एक ऊंचा सा स्थान है। ही मीट्स द ग्रीन नाइट, वहां वो ग्रीन नाइट से मिलता है, हु स्ट्राइक्स हिम विथ हिज एक्स, वो कुलाड़ी से ग्रीन नाइट सर गवाइन को मारता है, हु स्ट्राइक्स हिम विथ हिज एक्स। बट क्या होता है, वो ग्रीन नाइट कुलाड़ी उठा के मारने का करता है और गवाइन यूं फ्लिंच कर जाता है, हट जाता है, और ग्रीन नाइट कहता है नहीं मारता मैं तेरे को। हु स्ट्राइक्स हिम विथ हिज एक्स, ही डज नॉट स्ट्राइक गवाइन, वो कुलाड़ी टच नहीं करती गवाइन को, बिकॉज गवाइन फ्लिंचेस, वो पीछे हट जाता है। द ग्रीन नाइट टॉन्ट्स गवाइन, उसको ताने देता है, फॉर फ्लिंचिंग, क्या रे क्या डरपोक तू फ्लिंच कर रहा है। गवाइन प्रोमिसेस नॉट टू फ्लिंच, गवाइन कहता है चल दोबारा मार, नहीं फ्लिंच करूंगा। द ग्रीन नाइट स्ट्राइक्स अ सेकेंड टाइम, दोबारा मारता है, बट डज नॉट एक्चुअली हिट गवाइन, बट वो गवाइन को नहीं मारता, मतलब टच नहीं करता, बिकॉज गवाइन इज स्टैंडिंग स्टेडी विदाउट फ्लिंचिंग, अब की वो हिलता भी नहीं है, खड़ा रहता है। हाउएवर द थर्ड टाइम द ग्रीन नाइट लैंड्स अ ब्लो, अब तो मारता ही है, बट गवाइन ओनली रिसीव्स अ स्लाइट वुंड ऑन द नेक, हल्की सी चोट लगती है उसको गर्दन पे गर्डल के कारण। गवाइन नाउ सेज दैट ही हैज फुलफिल्ड हिज बार्गेन, बस हो गया, तूने मार लिया, बस खत्म काम। द ग्रीन नाइट रिवील्स हिमसेल्फ एज द लॉर्ड ऑफ द कासल, ग्रीन नाइट फिर अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो तो उसी कासल का लॉर्ड है। गवाइन reproaches himself for the matter of the girdle, गर्डल के मामले में
गवायन अपने आप को बहुत कोसता है कि मैंने झूठ बोला, मैंने वादा किया था कि मैं सब कुछ दूंगा पर मैंने नहीं दिया। रिप्रोचेस, कोसना। द ग्रीन नाइट अलाउज हिम टू कीप द गर्डल। ग्रीन नाइट कहता है चल तू रख ले इस गर्डल को। ऑन हिज रिटर्न टू आर्थर्स कोर्ट, दरबार में लौटकर द ग्रेट लॉर्ड गवायन टेल्स द होल स्टोरी नॉट एज अ हीरोइक एक्सप्लॉइट, वीरता की कहानी के रूप में नहीं, बट एज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल फेलियर। कहता है मैं हार गया एक्चुअली, मॉरली तो मैंने झूठ बोला है। आर्थर कंफर्ट्स हिम, क्योंकि इन लोगों के लिए मान सम्मान सबसे ऊंची बात थी, वचन बहुत ऊंची बात थी, सच बोलना बहुत ऊंचा था। आर्थर कंफर्ट्स हिम, इसको तो सांत्वना देता है। एंड ऑल द नाइट्स अग्री टू वेयर अ ग्रीन बेल्ट फॉर गवायन सेक। सारे नाइट्स कहते हम भी हरा बेल्ट पहनेंगे। द स्टोरी क्लियरली हैज डीप रूट्स इन फोक लोर, लोक कथाओं में इस कहानी की जड़ है। किंग हॉर्न अगला टेक्स्ट है, किंग हॉर्न अगला टेक्स्ट है इसी मिडिल एजेस का ही। द अर्लीस्ट ऑफ द एक्सटेंट रोमांसेस इन द इंग्लिश ग्रुप, तो इंग्लिश रोमांसेस में एक नाम किंग हॉर्न का भी है, बुक का नाम है। टेल्स द स्टोरी ऑफ हॉर्न, हॉर्न की कहानी है, सन ऑफ द किंग ऑफ सुडेन, who after his father's death at the hands of pirates, जो ये समुद्री डाकू होते हैं वगैरह वगैरह, पायरेट्स के हाथों में इस हॉर्न के फादर की डेथ हो जाती है। इज सेट अड्रिफ्ट, ये भटकता रहता है समुंदर में, अड्रिफ्ट। ही कम्स अशोर एट वेस्टर्नेस, वेस्टर्नेस नामक जगह किंग हॉर्न पहुंचता है, where Bemenhild the king's daughter falls in love with him, एक राजकुमारी इससे प्यार करती है। हॉर्न आफ्टर लिविंग इन द किंग्स हाउसहोल्ड, राजा के घराने में रहने के बाद, इवेंचुअली डिपार्ट्स, अंत में छोड़कर चला जाता है, टू प्रूव हिज नाइटहुड, उसको लगता है कि मैं कब तक ऐसे ही रहूंगा यहाँ, मुझे तो अपनी बहादुरी के कामों में बाहर निकलना है। ही रिटर्न्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अ पायरेट क्रू, उसको अपनी बहादुरी सिद्ध करनी है तो किसी को हराना पड़ेगा। पायरेट्स की एक टोली को हराकर लौटता है। किंग आइलमार ऑफ वेस्टर्नेस फाइंड्स हॉर्न एम्ब्रेसिंग हिज डॉटर, उस प्रिंसेस से किंग हॉर्न गले मिल रहा होता है, लड़की का फादर उसको देख लेता है एंड बैनिशेस हॉर्न, हॉर्न को बाहर भेज देता है। हॉर्न गोज टू आयरलैंड, रोमांटिक भी है हीरोइक भी है ना, तो ये आयरलैंड जाता है जहाँ बहुत बहादुरी के काम करता है, वेयर ही डज नाइटली डीड्स। ही रिटर्न्स इन डिस्गाइज टू वेस्टर्नेस, फिर वो वापस इसी जगह इसी वेस्टर्नेस में आ जाता है, इन टाइम टू प्रिवेंट, और जब वो आता है तब वो बिमेनहिल्ड की शादी होने वाली होती है, उसको रोक देता है। इन टाइम टू प्रिवेंट बिमेनहिल्ड्स मैरिज टू अनदर प्रिंस, एंड आफ्टर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, कुछ उलझनों के बाद, हॉर्न स्लेज हिज राइवल, जिससे बिमेनहिल्ड की शादी होने वाली होती है उसको मारता है, एंड रीगेन्स हिज फादर्स किंगडम, अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लेता है, एंड मेक्स बिमेनहिल्ड हिज क्वीन, और बिमेनहिल्ड से शादी करके उसे अपनी रानी बना लेता है। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चौसर का है। अब यहाँ तक अगर आप पूरा देख लेते हैं, एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने 50 पॉइंट्स में मेन चीज़ें पॉइंट वाइज कवर किया है, इसमें इस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया है, तो दोनों को देख के वो 50 पॉइंट्स को अच्छे से आप
थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे तो अर्ली एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन अप टू चौसर लगभग आपका कवर्ड रहेगा उन 50 पॉइंट्स में।